हेलो लर्नर्स, मैं हूं मनोरंजन एंड आप देख रहे हैं आर्ट एजुकेशन एंड लर्निंग विद मनोरंजन। मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं और करंट अफेयर को मद्देनज़र रखते हुए आप और ख़ुद के लिए ये वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं करंट अफेयर 1 जुलाई 2021 का। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल पार्लियामेंटरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डेट 30 जून। ये 30 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस उस प्रगति की समीक्षा करने का समय है जो संसदों में ने कुछ प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रतिनिधि बनने और समय के साथ आगे बढ़ने के लिए किया है, जिसमें आत्म मूल्यांकन करना, अधिक महिलाओं और युवा सांसदों को शामिल करने के लिए काम करना और नई तकनीकों का अनुकूल करना शामिल है। मैंने संसदीय दिवस का इतिहास दे रखा है। आप इस वीडियो को पुश कीजिए एंड देखिए कि क्या क्या है इसका इतिहास। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी मैं महत्वपूर्ण टेक्निक यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर दे रखा है। आप इसको पुश कीजिए और देखिए। अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष गैब्रियल क्यूबास बैरन। अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई है 1889 में। अंतर संसदीय संघ के महासचिव है मार्टिन चुंगोंग। 30 जून को और एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, वो है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। इसका इतिहास है दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस घोषित करते हुए संकल्प किए थे। ये क्षुद्र ग्रह क्या है, मैं इसके लिए एक डाटा भी यहाँ पर दे रखा हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिए और देख लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि UNOOSA के निर्देशक है सिमोनेटा डी पिप्पो। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं कि हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर कोविड-19 के लिए कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषणा की है। तो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के खिलाफ 628,993 करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषणा की है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों और व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। मंत्री ने 628,993 करोड़ रुपए के कुल 17 उपायों के घोषणा की है। करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है, किसने ओडिशा तट से अग्नि P बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उसका आंसर होगा DRDO ने ओडिशा तट से अग्नि P बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। ये DRDO क्या है? DRDO है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा बालेश्वर के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफलतापूर्ण उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अधिकारियों के अनुसार अग्नि प्राइम मिसाइल की अग्नि श्रेणी में का एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। दूसरा अगला सवाल है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक RK सबरवाला को कौन सा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? इसका आंसर है RK सबरवाला को मिला मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक आर.के. सबरवाला को महामहिम द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनकी द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान का मान्यता देते हुए ये नागरिक सम्मान हम इसे प्रदान किया गया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं पुरस्कार के बारे में यहाँ पर कुछ डाटा दे रखा है, आप इसको पोस्ट कीजिए और देख लीजिए। मंगोलिया का राजधानी है उलानबातर। मंगोलिया के मुद्रा है मंगोलिया तोगरोग। मंगोलिया के राष्ट्रपति है उखना खुरेलसुख। वीडियो का अगला सवाल, कौन सा राज्य रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बना इंडिया का? उसका आंसर होगा गोवा रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने घोषणा की कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम ने बताया कि पिछले 3 साल से राज्य में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। मिशन रेबीज की टीम बहुत प्रभावी ढंग से अपना काम कर रही थी और कुत्तों के लिए टीकाकरण भी कर रही थी। ये रेबीज बीमारी क्या होता है? कुत्ता काटने से ये बीमारी होता है, उसको जलांतक रोग भी बोलते हैं। जानकारी के अनुसार 2018 में राज्य में रेबीज का कोई मामला सामने नहीं आया था। मिशन रेबीज के बाद यह प्रगति हुई है जो 2014 से एक राज्यव्यापी अभियान है जिसमें लगभग 1 लाख कुत्तों को सालाना एंटी रेबीज वैक्सीन दिया गया और एक जागरूकता अभियान चलाया गया है। बात गोवा के हो रहा है तो गोवा की राजधानी है पणाजी। गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। आज का अगला सवाल है, कौन IFUNA के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? भारत की ओर से किसको IFUNA के नए चेयरमैन घोषित किए गए हैं? उसका आंसर है शंभुनाथ श्रीवास्तव बने IFUNA के नए चेयरमैन। ये है शंभुनाथ श्रीवास्तव और ये अभी बने ये हमारा IFUNA के नए चेयरमैन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भारत के लिए खुशी और गौरव की बात है। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन है। IFUNA को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार दर्जा प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं आज का अगला सवाल, वो है CJI NB रमन्ना ने कौन सा पुस्तक का विमोचन किया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NB रमन्ना ने किया एनोमोलॉजी इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NB रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RB रविंद्रनाथ के पुस्तक एनोमोलॉजी इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया है। पुस्तक आम आदमी को यह समझाने का एक प्रयास है कि कानून और कानूनी प्रणाली अभी भी विकसित हो रही है और यह के लंबी समय से सिस्टम में बनी हुई समस्याओं को हल करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण सोच की आवश्यकता है। बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1935 में हुआ था और उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी NB रमन्ना। वीडियो का अगला सवाल है, कौन नियुक्त करेगी पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री? इसका आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी नियुक्त करेगी पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री। यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त कर लॉन्च करेगी। इस भर्ती के लिए 22,000 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। ESA पैरा एस्ट्रोनॉट के लिए तकनीक विकसित कर रहा है। ये पहल
दुनिया को ये संदेश यानी कि मैसेज देगा कि अंतरिक्ष सभी के लिए है, स्पेस इज फॉर एवरीवन, स्पेस इज नॉट लिमिट फॉर ऑल। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को वाणिज्यिक उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए निजी खिलाड़ियों और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस जुलाई 2021 में अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने वाले पहला व्यक्ति बन जाएंगे। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टिक भी मैं यहाँ पर दे रखा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 22 सदस्यों देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत लाभदायक होगा, तो इसको बार बार देखिए, नोट कीजिए और अपने हिसाब से एग्ज़ाम को तैयारी कीजिए। आज का अगला सवाल है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक छायाकार शिवन का निधन कब हुआ है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक छायाकार शिवन का निधन 30 जून को हुआ है। वो थे बॉलीवुड के दिग्गज छायाकार और निर्देशक। उस सर्वश्रेष्ठ छायाकार ने मलयालम फिल्म उद्योग में चेमीन नामक फिल्म के लिए ली गई तस्वीरों के साथ प्रसिद्ध प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। उनकी लोकप्रिय फिल्म अभयम, यगम, केसु, कोचु, कोचु मोहंगला और यात्रा आदि शामिल है। आज का अगला सवाल है, कहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना जा रहा है? तो उसका आंसर होगा चीन ने बनाया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध। चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध की पहली 2 उत्पादन इकाइयों को चालू कर दिया। बेहतन बांध दक्षिण पश्चिम चीन में जिन्सा नदी पर स्थापित किया गया है। बांध के बारे में मैं कुछ डाटा यहाँ पर दे रखा है, आप थोड़ा पॉज कीजिए वीडियो को और सभी जानकारी अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नोट कीजिए। तो चीन के बारे में बात हो रहा है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी, चीन का राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। आज का अगला सवाल है, भारतीय निशानेबाज कौन ISSF विश्व कप शूटिंग में जीता स्वर्ण पदक? उसका आंसर होगा भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने ISSF विश्व कप शूटिंग में जीता स्वर्ण पदक। ये है राही जो स्वर्ण पदक जीतकर हमारे देश भारत के लिए गौरव लाई है। तो इसके बारे में मैं कुछ यहाँ पर डाटा भी दे रखा हूँ। भारत की राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्तल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वह मौजूदा टूर्नामेंट में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। उन्होंने क्वालिफाइंग चरण में अधिकतम 600 में से 599 अंक हासिल किए हैं। मैं राही सरनोबत और ISSF के लिए कुछ डाटा यहाँ पर भी दे रखा हूँ, आप थोड़ा नोट कीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आज का अगला सवाल है, T20 वर्ल्ड कप 2021 कहाँ होने वाला है? ये पहले से ही इंडिया में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको शिफ्ट किया गया है। तो ये वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात UAE में आयोजित होगा ICC पुरुषों T20 विश्व कप 2021। मूल रूप से भारत में होने वाला ICC पुरुष T20 विश्व कप अब UAE में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसके पास इस साल के आयोजन का अधिकार है, इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को सूचित करेगा। बात BCCI की हो रही है, तो BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया।
बीसीसीआई के सचिव है जय शाह, अमित शाह के बेटा जय शाह है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली है। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। उसका स्थापना दिसंबर 1928 को हुआ था। आज का अगला सवाल है, हमारे केंद्र सरकार ने एशिया का सबसे लंबी और दुनिया के 5वें सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किए हैं? इस सवाल का आंसर होगा इंदौर। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में नटराक्स हाई स्पीड ट्रैक HST का उद्घाटन किया है, जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। नटराक्स 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित है। 2 पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलर तक की व्यापक श्रेणी के वाहनों के लिए सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों के लिए वन स्टॉप समाधान है। ये तस्वीर में वो हाई स्पीड ट्रैक का उन्मोचन वर्चुअल मोड में किए हुए प्रकाश जावड़ेकर, आप उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी ले सकते हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड करने वाला है। अगला सवाल है, पीएम मोदी ने किया जापानी शैली की जैन गार्डन और काइजन अकादमी का शुभारंभ? ये कहाँ पर पीएम मोदी ने शुभारंभ किए हैं? उसका आंसर होगा अहमदाबाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन परिसर में जैन गार्डन और काइजन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ये 2 नई पहले गुजरात में मिनी जापान बनाने के प्रधानमंत्री के विजन का हिस्सा है। अहमदाबाद में लॉन्च किया गया नया जैन गार्डन जापानी कला, संस्कृति, परिदृश्य और वास्तुकला के कई तत्वों को प्रदर्शित करेगा। ये है वो जैन गार्डन का तस्वीर और वर्चुअल मोड में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको शुभारंभ किया है। वीडियो का अंतिम सवाल है, कौन सा देश को FATF की ग्रे लिस्ट में हाल ही में शामिल किया गया है? इसका आंसर है फिलीपींस को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। फिलीपींस को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। FATF ने अपने क्षेत्राधिकारों की ग्रे लिस्ट जारी की है जिन पर अधिक निगरानी रखी जाएगी। फिलीपींस के अलावा हैती, माल्टा और दक्षिण सूडान को भी ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। अब इन न्यायालयों को वर्ष में 3 बार FATF का प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आपके जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि फिलीपींस को 2005 में FATF की ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया था। इससे पहले 2000 में FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया था। FATF ग्रे लिस्ट वह सूची है जिसमें बढ़ी हुई निगरानी के तरह क्षेत्राधिकार रखे जाते हैं। यदि किसी क्षेत्राधिकार को बढ़ी हुई निगरानी में रखा गया है तो इसका मतलब है कि क्षेत्राधिकार सहमत समय सीमा के भीतर रणनीतिक कमियों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये FATF के निगरानी के लिए मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको अपने नोट कीजिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। FATF ब्लैक लिस्ट उन देशों की सूची है जिन्हें FATF द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के लिए खिलाफ वैश्विक लड़ाई में असहयोगी के रूप में देखा गया है। बात फिलीपींस की हो रही है तो है रोड्रिगो दुर्टेर्टे। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस का मुद्रा है फिलीपीन पैसा। करंट अफेयर चैनल के लिए मेरा ये पहला वीडियो है। मैं हर दिन कोशिश करूँगा एक नया वीडियो उन डेट के लिए मैं ला के दूँगा आपके लिए। मैं खुद के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी खुद के लिए तैयारी कीजिए और अपने मंजिल तक पहुँच जाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आर्ट एजुकेशन एंड लर्निंग विथ मनोरंजन। आई एम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू गाइज।